साथियों, मैं तुल भारत और आज हम आपके सामने कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत उसका जो पार्ट 2 है, नए राजा और उनके राज्य, ये लेके आए हैं। और इसका हमने ऑलमोस्ट आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में आज हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए इसके लिए आपको इस वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसको कर सकते हैं। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि 7वीं शताब्दी के बाद में, जैसे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहमान जो चौहान थे, ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली जो आज आप रहते हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, मालखेद, ठीक है, चोल, चेर, पांडेन, ये सारे उस समय के थे और दक्षिण भारत में मुख्यतः थे। और मध्य भारत में और जो थे गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है, चंदेल थे, परमार थे, आपको ये सब लोग मिलते हैं जिनका राज हुआ करता था। तो हमने बताया था कि राजवंशों का कैसे उदय हुआ था और उसमें 7वीं सदी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। युद्ध, है ना, राजा लोग प्राय उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था। राज्य में प्रशासन के बारे में बताया था कि इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा जैसी उपाधियां वो धारण कर ली थी। और हमने आपको बताया था इसी पार्ट में प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। तो ऐसे ब्यौरा हुआ करती थी प्रशस्तियां जिसमें हमें मिलता था कि शूरवीर मिसालों की शूरवीरता के बारे में मिसालें, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ची गई थी और अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रशस्तियां जो थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र में लिखा भी गया है, देखिए, ताम्रपत्र है, मतलब तांबे के जो ऊपर लिखा करते थे, ठीक है, और मुख्यतः जो भूमि में अनुदान के लिए ये यूज हुआ करती थी। तो आइए अब हम धन के लिए युद्ध, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले की वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। आपको कोई परेशानी होती है हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। 6, 7 क्लास, 8 क्लास की भूगोल की, इतिहास की सारी जो चैप्टर्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप विजिट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते, मतलब किसी एक क्षेत्र में रहते थे और दूसरे क्षेत्र में भी नियंत्रण, मतलब अपना जो राजपाट था उसको बढ़ाने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। आज भी कन्नौज आपको पता उत्तर प्रदेश में है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। मतलब शुरुआत से गंगा की घाटी में था कन्नौज उस समय और बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो वहां पे मुख्य केंद्र था लड़ाई का और ये लोग लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो कभी भी अगर आ जाए कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ, ये तो हम बता सकते हैं कि भाई 7वीं सदी में हुआ और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों में कन्नौज नगर के लिए लड़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 62 से 66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वह एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी का, ठीक है, सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो एक महमूद गजनी था उसके बारे में यहाँ पे बात बताया गया है कि उसने 1997 से 1030 तक शासन किया अफगानिस्तान में गजनी, और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उपमहाद्वीप मतलब ये हमारे देश के बारे में बात की जा रही है, और ये वही है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद सुल्तान महमूद गजनी, जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि इसने भारत पे बहुत बार आक्रमण किया और सोमनाथ का मंदिर भी इसने लूट लिया। ठीक है, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप में हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ठीक है, तो महमूद गजनी जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ, जो अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है, इसलिए इसका नाम महमूद गजनी था। और इसके बाद में कौन बना? गजनी का जो शासक था वो मोहम्मद गोरी बना। मोहम्मद गोरी भारत में आया, पृथ्वीराज के साथ लड़ाई करी, पहला युद्ध हार गया, दूसरा युद्ध जीत गया, उसके बाद में जयचंद को हराया, और फिर उसने अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये दिल्ली सल्तनत सौंप दी और यहाँ से चले गया। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में मैंने बताया। उसका जो उससे पहले जो शासक था वो महमूद गजनी था, और यही महमूद गजनी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, और बहुत सारे हर साल आता था और हर साल आके यहाँ पे आके लूटपाट मचाया करता था। तो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को एक उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमन चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसमें था पृथ्वीराज चौहान। तो 1168 से लेकर 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों, मतलब मोहम्मद गोरी के हाथों ये हार गए थे। तो आपको देखो, यही मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही चीज बताई और यही चीज अब आपके सामने आ गई है, तो आपको लिखित रूप में अच्छे से मिल गई है। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अभी देखो, चोल राज्य के नजदीक से नर्मदा नदी, तापी नदी आपको दिख ही रही है यहाँ पे, ठीक है। और चोल जो थे वो कहाँ थे? अब देखो भाई, चोल यहाँ पे कहाँ थे? चोल थे बिल्कुल मध्य में, पेन्नार नदी, कावेरी नदी इनके बेसिन में रहा करते थे, मतलब इस जगह के क्षेत्र में रहा करते थे। और जो ये परिवर्तनशील सीमाएं थी, इससे इधर इनका इलाका था, तो हर किसी का अपना अपना इलाका हुआ करता था। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार ने चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारो को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनाया। देखिए यहाँ पे तंजावुर का दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जी तंजावुर है। आज के समय में तमिलनाडु की चेन्नई वगैरह का क्षेत्र है ये। और यहाँ पे जो ये नदी जो डेल्टा है हमारा, गोदावरी नदी जो डेल्टा बनाती है, ठीक है, गोदावरी कह रहा हूँ मैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, जो ये क्या कहते हैं, कृष्णा कावेरी जो नदी है और बाकी जो इसके साथ में जो नदियां हैं, इस नदी का जो डेल्टा बनता है, इस नदी का ये कावेरी का ही डेल्टा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कावेरी दिख रही है ना, ये कावेरी का बड़ा विस्तृत डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पे इसमें बनाया गया। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य भी कहते हैं उनको हम, है ना, चोल, पांड्य और पल्लव,
और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम, देखिए यहाँ पे चोलों के बारे में बात हो रही है, याद रखना है आपको। और आपको मैं बता भी देंगे 985 ईस्वी की बात है, ठीक है। तो राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में भी था। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषताएं चावल की खेती के लिए भी आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। देखिए, अब आपको पता लगा कि चोल के समय में कितना मंदिरों का महत्वपूर्ण था। तंजावुर के जो क्षेत्र था और जो नदी डेल्टा थे, वहां पे उनको कैसे कैसे भूमि उपजाऊ मिलती थी और वो 2 फसलें भी क्या करते थे। तो आपको पता लगा कि चोल साम्राज्य क्यों समृद्ध था। और आपको शुरुआत से हम बताते आ रहे हैं कि हड़प्पा हो चाहे मेसोपोटामिया हो, उस जितनी भी नगर साम्राज्य हैं या जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य, मगध हो, वो सब नदियों के किनारे बसे गए थे, इसलिए वहां पे समृद्धि बहुत ज्यादा थी। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, ये जानने के लिए हम 6वें अध्याय में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है ना। आपके पास किताब है, आप देख ही लेंगे। उसमें नहीं है तो आपके लिए हमने यहाँ पे ये किताब जागृत ये लेके भी आए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं जो शिक्षा के सभी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोगों की ये वीडियो देख रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आ रहा है कि वो देख रहे हैं और हम भी अपना जो सामर्थ्य है, जो हम कुछ कर सकते हैं, जो ऊपर वाला हमसे करवा सकता है, हम वो प्रयासरत है यहाँ पे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और हम ऐसे ही पढ़ते रहें आगे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पे में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, मतलब तालाब बनाए गए। स्मरण रहे, मतलब याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम आज भी होता है। संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, तो उर कहलाती थी उस समय में, उर।
सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने मतलब टैक्स वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंदवेलम, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो जैसे आपको एक तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि लॉटरी सिस्टम जैसे आज भी होता है, ऐसे यहाँ पे लॉटरी सिस्टम एक तरीके से हम बोल सकते हैं हुआ करता था। पार्ट भी देख लीजिएगा, दूसरा भी देख लीजिएगा और आराम से जो चीजें मैंने इसमें बताई, जैसे अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में मैं आपको इसके साथ ही छोड़ रहा हूँ। आप उसको आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये है भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि है। देवदान तिरुनमट्टुकन्नी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। और पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। तो आपको पता है चोल पल्लव जो साम्राज्य थे जो 7वीं 10वीं शताब्दी के थे, उसके अंदर ये हम पढ़ रहे हैं और उस समय भूमि के प्रकारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे और ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।